अस्सलाम वालेकुम। परवेज़वान आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता है। हालिया इंतखाबात को कालअदम करार देने की एक दरख्वास्त दायर की गई है जो समाअत के लिए फिक्स कर ली गई है और 3 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहे हैं। जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस जनाब मुसर्रत हलाली साहबा और जस्टिस जनाब मोहम्मद अली मजहर साहब उसकी समाअत कर रहे हैं। अब देखने वाली बात क्या है, ये तो एक खबर जुबान से दयाम है और सबको पता है। देखने वाली बात यह है कि अब ये वही 3 रुकनी बेंच है जिसने पीटीआई से उसका बल्ले का निशान रातों रात छीन लिया था और उस पर फैसला दिया था। ये वही सेम 3 रुकनी बेंच है और इसकी सरबराही कर रहे हैं जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। और ये वही जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं जिन्होंने इंतखाबात को लाजमी करार दिया था कि इंतखाबात होने चाहिए। और क्यों होने चाहिए? शायद अथॉरिटीज और या ताकतवर हल्के उनके ज़हन में ये चीज़ चल रही थी कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड जो PMLN के लिए है या नवाज शरीफ के लिए वो मुहैया कर दिया है और इंतखाबात के जरिए इन इंतखाबात के नतीजे में नवाज शरीफ जरूर जीत कर वजीर आजम बन जाएंगे। उन्होंने ये महसूस किया कि अब हालात उनकी फेवर में है, तो ये बेस्ट टाइम है कि इंतखाबात को कंडक्ट किया जाए और नवाज शरीफ इन इंतखाबात के बाद जीत कर सामने आ जाएंगे। लेकिन अवाम ने बाजी पलट दी और सारे अब हैरान और परेशान है कि अब होगा क्या। एक हड्डी है जो इनके हलक में, इनके गले में अटक चुकी है, ना वो निगल सकते हैं ना ही उसको उगल सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम के बाद जनाब जस्टिस फायज ईसा साहब को इस बेंच से बिल्कुल अलहदगी अखलाकी तौर पर इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि ये 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत ना करे बल्कि लार्जर बेंच इसकी समाअत करे, क्योंकि ये नेशन, ये कौमी मामला है, ये कौमी सलामती का भी एक किस्म का मामला है और पाकिस्तान की बका का मामला है। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़े स्केल पर जो इंतखाबात कंडक्ट हुए हैं और 24 करोड़ अवाम की एक राय है, उस राय का ये मामला है। 24 करोड़ अवाम इसमें बजाते खुद बराह रास्त अब फरीक बन गया, ये उनका मामला है। तो इसको फुल बेंच और लार्जर बेंच या फुल बेंच या लार्जर बेंच इसको इसकी समाअत करे। लेकिन जोन सा भी बेंच बने, चूंकि अब काजी फायज ईसा साहब इसमें बजाते खुद फ्रीक बन गए हैं, उस इल्जाम के बाद जो कमिश्नर रावलपिंडी ने मुबैना तौर पर लगाया है वो सच्चा है या झूठा है, दैट इज समथिंग एल्स, उस पर मैं बात नहीं करता हूं। बट उसके बाद उनको कम से कम इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और ये भी एक मैं थोड़ा सा अपनी असेसमेंट दे देता हूं आपको कि हो सकता है जब इतने ताकतवर लोग बैठे हैं कि वो पूरी की पूरी मशीनरी को कंट्रोल में ले आते हैं, तो वो एक बंदा जिसने ये दरखास्त दायर की है वो आने वाले वक्त में इस दरखास्त को ही वापस ले ले, जल्द या बदेर वो दरखास्त को ही वापस ले ले। और अगर वो दरखास्त को वापस लेता है तो ये भी इस बेंच का एक एग्जाम होगा, एक टेस्ट होगा, क्या वो दरखास्त को वापस लेने देते हैं या वो उस दरखास्त को वापस करके सुमोटो ले लेते हैं। जिस लार्जर स्केल पर धांधली हुई है और जिसकी बाज़गश्त बैन अल-अक़वामी सतह पर कोई सैकड़ों की तादाद में टेलीविजन चैनल हैं और अखबारात हैं और मैगजीन्स हैं और लातादाद NGOs हैं, इंटरनेशनल वेल नोन NGOs हैं जो इस पर एहतजाज कर रही हैं, सरापा एहतजाज हैं। उनकी आवाज़ को सुनते हुए, पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ को सुनते हुए, पाकिस्तानी मीडिया की आवाज़ को सुनते हुए और हालात व वाक़यात का जायजा लेते हुए फौरी तौर पर इस पर सुमोटो लिए जाने की जरूरत थी। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी शहरी इस दरखास्त को वापस लेता भी है तो इखलाकी तकाज़ों पर को देखते हुए अगर ये वापस करते भी हैं, चीफ से उसको दरखास्त को वापस कर देते हैं, तो सुमोटो के जरिए से इसी केस को मजीद प्रोसीड किया जाना चाहिए और इसको जस्टिस साहब को इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। हुकूमत लेनी है किसी एक पार्टी ने, 3 पार्टियां। अब जो इस वक्त तक के नतायज, सो कॉल्ड नतायज हुए हैं, जो क्लियर नतायज, जो इंसाफ पर मबनी नतायज नहीं है, पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है इन नतायज पर। हर बंदा ये कह रहा है कि मैंने वोट तो पीटीआई को दिया है, तो मेरा वोट गया किधर है? मैंने वोट तो पीटीआई को दिया है, मेरा वोट गया किधर है? हर बंदा इसी पर सरापा एहतजाज है। तो एक बंदा जिसने इस पर बात की है उसको पागल भी करार दे दिया गया और उसको फिर अरेस्ट भी कर लिया गया। भाई अरेस्ट करने की जरूरत क्या है? उसने इल्जाम अपने ऊपर लिया है, आपने इल्जाम लगाया नहीं है। अगर आप उसको अरेस्ट करते हैं ना तो इट मींस कि आप उसको धांधली में मुलव्वस होने का मुजरम करार दे रहे हैं और फिर आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप उसको धांधली में मुलव्वस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि चूंकि वो हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन का और ब्यूरोक्रेसी का सरकर्दा बंदा है, इसका मतलब है कि पूरी पूरी मशीनरी से मुलव्वस है। और इसका यह भी मतलब है कि जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो दुरुस्त है। या तो उसको रिहा कीजिए, अगर उसको हिरासत में रखना है तो कोई कानूनी जवाब उसके लिए पेश कीजिए। तो बहरहाल मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। एक हड्डी है, एक हुकूमत है जो लेनी है, उसमें
दो उसकी पार्टीशंस कर दी गई हैं। एक पार्टीशन में प्राइम मिनिस्टर है और दूसरी प्राइम मिनिस्टर में स्पीकर कौमी असेंबली है, चेयरमैन सेनेट है, चारों सूबों के गवर्नर्स हैं। अब ये एक पैकेज है और एक पैकेज है प्राइम मिनिस्टर का। पीएमएलएन चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए पीपी का, और पीपी चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए पीएमएलएन का। अब पीएमएलएन चाहती है कि हमें दूसरे वाला पैकेज दे दिया जाए जिसमें चारों सदारतें हैं और चेयरमैनशिप है सेनेट की और स्पीकरशिप है। तो पीपी भी यही चाहती है। तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टरशिप के करीब कोई जाने को तैयार ही नहीं है। यार ये क्या इतनी कोई गंदी चीज है, इतनी कोई बदबूदार चीज है। दरअसल जो सबका तजर्बा 1.5 साल में हुआ है ना, पीपी ने जो हाथ किया है पीएमएलएन के साथ, अब पीएमएलएन उसका बदला पीपी से लेना चाहती है। लेकिन पीपी वाले और जरदारी साहब और जरदारी ग्रुप भी इतने बेवकूफ नहीं है, ना ही उन्होंने कोई इतनी कच्ची गोलियां खेली हुई हैं। जरदारी ग्रुप ये चाहता है कि पीएमएलएन का सफाया हो जाए और मुस्तकबिल में कंपटीशन हो यूथ का। यूथ में पीपी के पास तो एक रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव है, बहरहाल है। लाख इख्तलाफ के बावजूद एक नौजवान उनके पास क़यादत है बिलावल जरदारी की शक्ल में। तो पीएमएलएन के पास इस किस्म की कोई लीडरशिप बज़ाहिर नजर नहीं आती है। तो पीपी ये चाहती है कि पीएमएलएन दोबारा से हुकूमत में आए और इनका जो पहले तो सफाया हो चुका है, अवाम ने अपना फैसला दे दिया है, मजीद इनका सफाया हो जाए और रास्ता और फ्यूचर की जो पॉलिटिक्स है वो पीटीआई और पीपी की ही रह जाए और वही दो पार्टी निजाम जो पहले चलता आ रहा था वही। लेकिन नून लीग वाले भी उस तजर्बे से अब बड़ा सबक सीख चुके हैं। वो भी यही चाहते हैं कि जो हाथ हमारे साथ पीपी ने किया है वही हाथ अब इनके साथ किया जाना चाहिए और हुकूमत उनको देनी चाहिए। अब अगली बात आती है कि ये हुकूमत लेने से दोनों खौफजदा क्यों है, इसके पास क्यों नहीं जा रहे हैं। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। नंबर 1 तो देखिए कि पूरी हुकूमत है और इस हुकूमत में बनाने के लिए जो सो कॉल्ड पार्टीज जो अलाइज बन रहे हैं पीपी और नून लीग, उनके पास वो इखलाकी जुर्रत ही नहीं है। वो इखलाकी जुर्रत कहां से आना थी, वो वोट के जरिए से आना थी और वोट उनको दिया नहीं है अवाम ने। उनको पता है, उनके दिल को पता है कि हमें अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, हमें अवाम ने मैंडेट नहीं दिया है। तो दो आगे सूरतें जो हैं वो डेवलप होने जा रही हैं। पहला खदशा तो उनको यह है कि हुकूमत में आने के बाद जो एजिटेशन होगी, जो एहतजाज होगा, ये एहतजाज सड़कों पर भी आ सकता है और एस्टेब्लिशमेंट की हमेशा थपकी इनके कंधों पर नहीं रहेगी। अब बजाते खुद एस्टेब्लिशमेंट इस गंद से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और वो इनको आगे ला रही है कि अपना गंद भी अब समेटें, लेकिन ये उस गंद को अब अपने गले में डालने के लिए तैयार नहीं है। खौफ नंबर 1 तो खौफ इनको ये है कि एजिटेशन होगी, अवाम सड़कों पर आएंगे और हो भी रही है। बलूचिस्तान बंद पड़ा है, जीडीए का एहतजाज, नून लीग के बड़े से बड़े जलसे से ही बड़ा वो उनका एहतजाज हुआ है। दूसरी बात यह है कि आने वाले जो दिन है, महीने नहीं, हफ्ते भी नहीं, आने वाले दिनों में इनको आईएमएफ के पास जाना है। आपको पता है कि जब लास्ट प्रोग्राम चल रहा था और पीटीआई को गवर्नमेंट से निकाल दिया गया था, जब तक आईएमएफ का वफ्द इमरान खान से जाकर नहीं मिला था तब तक उन्होंने अपनी किस्त इशू नहीं की थी पाकिस्तान को। आईएमएफ को पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, प्योर डेमोक्रेसी चाहिए। जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर नहीं आएंगे, आईएमएफ इनके साथ प्रोग्राम नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा खौफ इनको यह है कि चूंकि इंटरनेशनली ये आवाज बहुत स्ट्रांग हो गई है, सारे मीडिया हाउसेस, तमाम प्रिंट मीडिया हाउसेस, तमाम एनजीओस और यूरोप की तमाम बड़े बड़े ममालक और वज़राए खारजा इस पर एहतजाज कर चुके हैं। अब ऐसी सूरत में भला आईएमएफ इनके साथ प्रोग्राम करेगा? सबसे बड़ा खौफ जो इनको है ना, आने वाले वक्त में पाकिस्तान को दिवालिया होने का जो एक खौफ इनके सर पर मंडला रहा है। और डेफिनेटली अगर आईएमएफ इनके साथ प्रोग्राम में नहीं जाता है और आईएमएफ इनके साथ डील नहीं करता है तो मुल्क के दिवालिया होने का और मुल्क में महंगाई की एक शदीद लहर उठने का खदशा बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। तो ये वो सबसे बड़ा खौफ है इनके अंदर, जिसकी बिना पर ये हुकूमत में आने के लिए कोई भी पार्टी तैयार नहीं है। एक पैकेज जो सदारतों वाला है और चेयरमैन सेनेट वाला है और स्पीकर कौमी असेंबली वाला है, वो पैकेज सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप वाला पैकेज किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो ऐसी हड्डी है जो हलक में पहले इनकी अटक चुकी है और मजीद इनके हलक को वो चीर तो डालेगी लेकिन निगली नहीं जाएगी। अब मैं चलता हूं फॉर्म 45 की तरफ। देखिए, जो एक स्टूडेंट पेपर देता है, उस पेपर का जो मार्किंग की जाती है ना, पहले दिन जो एग्जामिनर उस पेपर की मार्किंग करता है, उस मार्किंग की बिना पर ही उसका रिजल्ट कंसीडर किया जाता है। अगर उसकी रीचेकिंग पर भी जाएं
तो रीचेकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी रीमार्किंग की जाए, बल्कि जो मार्किंग हो चुकी होती है उसको रिकैलकुलेट किया जाना होता है। यही प्रिंसिपल, यही असूल अप्लाई होता है फॉर्म 45 पर। अगर फॉर्म 45 को आपने कंसीडर ही नहीं करना है, आपने उसको एडमिट और एक्सेप्ट ही नहीं करना है, उसको वैल्यू ही नहीं देनी है, तो फॉर्म 45 का के वजूद की फिर जरूरत ही क्या है? ये वो फॉर्म 45 है जो पोलिंग का टाइम खत्म होने के फौरन बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर तमाम पोलिंग एजेंट्स की निगरानी में काउंटिंग करने के बाद फॉर्म फराहम करता है, हर एक एजेंट को उस पर स्टैंप और सिग्नेचर करके देता है। इसी की बुनियाद पर आगे चलकर फॉर्म 47 ने फॉर्म होना होता है और उसने इशू होना होता है। अब फॉर्म 47 में अब यूं समझ लिया कि स्टूडेंट पेपर में फेल है, लेकिन रिजल्ट कार्ड पर वो A+ ग्रेड में और हाई फर्स्ट डिवीजन में वो पास हो गया। बेसिकली फॉर्म 45 ही बेस होती है किसी भी रिजल्ट की। अब इंसाफ का तकाजा यह है कि फॉर्म 45 का जब मुतालबा किया जा रहा है ना, या तो फॉर्म 45 का वजूद खत्म कर देते आप, उसको रखते ही ना, डायरेक्ट ये सारे बॉक्सेज उठाते और रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाते, वहां पर काउंटिंग होती, वहां पर रिजल्ट डिक्लेयर कर देते। अगर आपने फॉर्म 45 को रखा हुआ है और उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसको इशू करना है, तो फिर भाई उसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बात तो सिर्फ इतनी सी है ना। इंसाफ का तकाजा यही है कि जो जहां से ये जड़ें निकल रही हैं, जो माखुज है इस रिजल्ट का, वो है फॉर्म 45। फॉर्म 45 सबके पास है, आप उनको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं अदलिया से भी ये सवाल पूछता हूं, मैं ये मैनेजमेंट से भी सवाल पूछता हूं, मैं ये अथॉरिटीज और एस्टेब्लिशमेंट से भी सवाल पूछता हूं, मैं ये आम पाकिस्तानी से भी सवाल पूछता हूं। कोई प्रो पीटीआई हो, कोई एंटी पीटीआई हो, कोई प्रो नून लीग हो, कोई एंटी नून लीग हो, जिस भी जमात से वो तल्लक रखता है, अगर वो उसके अंदर इंसाफ और उसका ज़मीर जिंदा है, अगर वो फहम और फरासत से और इदराक से और अकल से काम ले सकता है, ये आपकी अकल का, आपकी फरासत का, आपकी फहम का एग्जाम है। आप मुझे बताइए कि फॉर्म 45 को अगर कंसीडर नहीं किया जाना है तो फिर उसकी जरूरत क्या है? और अगर फॉर्म 45 एग्जिस्ट करता है तो क्या उसकी बुनियाद पर रिजल्ट बनना चाहिए, रिजल्ट कंपाइल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? What I want to make all of you understand and realize, my viewers, कि Form 45 is basic unit, basic form, basic thing which should must be considered. ये वो एक ऐसी चीज है जिसे हर प्लेटफॉर्म पर एडमिट किया जाना चाहिए और इसी की बुनियाद पर रिजल्ट कंपाइल किए जाने चाहिए। ये क्या है फिर? ये क्या है कि रिजल्ट फॉर्म 45 भी है और 47 अपनी मर्जी से बना दिया गया है और वो उसके साथ मैच भी नहीं कर रहा है, और जब वो मैच नहीं कर रहा है तो उस पर एक प्रोटेस्ट किया जाता है, एहतजाज की रिकॉर्ड करवाया जाता है, उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है। और वो बंदा जो फॉर्म 45 को वायलेट करके फॉर्म 47 70,000 की लीड वालों को हराकर हरे वो को जितवाता है, वो एडमिट करता है अपनी गलती को, अपने जुर्म को, और फिर इसको पागल करार दे दिया जाता है। यार किस किस्म का स्टूपिड सिस्टम है ये, किस किस्म का गंदा निजाम है? क्या आपका ज़मीर इस चीज को, आपका ज़हन इस चीज को, आपका दिल इस चीज को तस्लीम करता है कि ऐसा होना चाहिए? दलील ये पेश करते हैं कि चूंकि 2018 में ऐसा ही हुआ था, इसलिए 2024 में भी ऐसा हो गया, तो फिर क्या हो गया? आफरीन है। मुझे कमेंट्स आते हैं मेरी वीडियोस पर कि अगर आपकी मर्जी के इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट वजारत उज़्मा दे दे तो फिर तो ठीक है, फिर तो इंसाफ है, अगर ना दे तो फिर इंसाफ नहीं है। ओ बाबा जी, हम नहीं कहते कि वजीर आजम इमरान खान को बनाए, मैं नहीं कहता उसको बनाए, मैंने सिर्फ एक वोट अपना दिया है। मैं आपसे पूछता हूं मेरा वो वोट किधर है? दूसरे लोगों ने दिया है वोट, उनके वोट यार किधर हैं? उनके वोट की बुनियाद पर होना चाहिए। अगर वोट इमरान खान को पब्लिक ने नहीं किया तो छोड़ दें, नहीं कहते हम, बिल्कुल भी नहीं कहते, लेकिन आप बेसिकली जो फॉर्म 45 है उसकी बुनियाद पर रिजल्ट कंपाइल तो करें ना, ये तो हमारा हक है या नहीं है? और दूसरी बात, आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अगर वजीर आजम इमरान खान को बना दे, आपकी मर्जी के बंदे को बना दे तो आप खुश हैं, वरना आप खुश नहीं है। भाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही तो उसकी लड़ाई है कि मैं आपके कंधों पर बैठकर नहीं आना चाहता हूं। आप ही के बाजवा साहब ने उसे कहा था कि आप 2/3 मेजॉरिटी तक ले लें, लेकिन आप वो ना करें जो आप करने जा रहे हैं, यानी आप जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ टकराव में ना जाएं, आप पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को शेप ना दें, आप पाकिस्तान की जो डायरेक्शंस हैं, जो गुलामी है अमेरिका की, उसमें से ना निकले। बाकी आप जो मर्जी करें, जो आप एक बेरहम एहतसाब करना चाहते हैं वो ना करें। आप हुकूमत करें, आप 2/3 मेजॉरिटी ले लें, आप केपी के भी ले लें, आप पंजाब भी ले लें, आप वफाक भी ले लें, ये आपके बाजवा साहब ने कहा था, तो उसने इनकार कर दिया। नहीं भाई, वो तो स्टैब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर आने के लिए तैयार ही नहीं है, और आपको पता है बैकडोर राब्तों के जरिए से उसको कौन कौन सी ऑफर्स की जा रही हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो बहरहाल जस्ट लीव इट,
ये किसी नेक्स्ट और व्लॉग में हम कर लेंगे। तो फॉर्म 45 एक बेसिक फॉर्म है, सबसे पहला फॉर्म यही है, इसी की बुनियाद पर रिजल्ट कंपाइल होने चाहिए और इसी की बुनियाद पर रिजल्ट आने चाहिए। और फॉर्म 45 के बाद पता क्या होगा, जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट बन रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी गया, नवाज शरीफ भी गया, मरियम नवाज भी गई, हनीफ अब्बासी भी गए, अलीम खान जो IPP के कैंडिडेट हैं वो भी गए, शहबाज शरीफ भी गए, ये सारे चले जाते हैं, कोई भी बाकी नहीं बचता है। और यही वजह है कि फॉर्म 45 की बात नहीं करने दी जा रही है। एक और बात जो मैं नेक्स्ट आपसे बात करके अपना व्लॉग खत्म करना चाहता हूं, जो अहबाब लार्जर स्केल पर पोस्ट पोल रिगिंग को नहीं मान रहे हैं, मैं परवेज ऐवान अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए से उनको चैलेंज करता हूं कि आइए मेरे साथ, पूरे मुल्क का हम विजिट करते हैं, सर्वे कंडक्ट करते हैं, मैं कैमरा मैन बनूंगा, आपके पास माइक होगा, अपनी मर्जी की सैंपलिंग करना, आप अपनी मर्जी के एरिया सेलेक्ट करना और वन गो में आप सर्वेस करते जाना एक एक एरिया के। उसके बाद आप रिजल्ट कंपाइल करके खुद नतीजा निकाल लेना कि अवामी राय क्या है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।